नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, मैं हूं संकेत उपाध्याय और हमारे साथ हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का वो इलाका जो कई आईएएस बनने के एस्पिरेंट्स को उनके सपने साकार करवाता है, एक तरीके का इंक्यूबेटर मान लीजिए। दिल्ली की वो जगह जहां पर कल कुछ सपने डूब के मर गए, क्वाइट लिटरली। और ये क्यों हुआ? और जिस इंस्टीट्यूट में हुआ, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ, राव आईएएस, उसके बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तमाम एजेंसियां और राजनीतिक दल तो अपने आप में लड़ ही रहे हैं, लेकिन तमाम बातें ऐसी भी हो रही हैं कि भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राव आईएएस की क्या जिम्मेदारी बनती है? जितेंद्र शर्मा, जिनको कई दशकों का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अनुभव प्राप्त है, उन्होंने कुछ दस्तावेज प्राप्त किए हैं और वो यहां पर साझा करेंगे हम लोगों के साथ और बताएंगे कि किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राव आईएएस बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चला रही थी वही भ्रष्ट तरीके से चल रही हो। राव आईएएस के बेसमेंट का सच क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या पाया है आपने दस्तावेजों में इस लाइब्रेरी के बारे में? धन्यवाद संकेत, जो इस अहम मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि राव आईएएस एकेडमी ये उन लोगों को तैयार करती है जो कि यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आईएएस बन करके जो देश की जो व्यवस्था है उसको चलाने का काम करते हैं और इस व्यवस्था को बनाते हैं, संभालते हैं। अब आप सोचिए कि जो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार है वही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकल करके बन करके तैयार होकर के निकलते हैं। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में है, उसका दावा है कि कम से कम एक तिहाई 1953 से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1953 से लेकर के अब तक, यानी कि 70 साल की लेगेसी है उनकी। एक तिहाई ब्यूरोक्रेट्स को वो अब तक बना चुके हैं और अलग अलग कैडर में इस समय काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी जो व्यवस्था है उन्होंने राव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने बना रखी है। राव कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बेसमेंट है, बेसमेंट हम सबको पता है कि बेसमेंट कहीं पर भी किसी भी तरह से रहने के लिए या इस तरह के काम के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। बेसमेंट का इस्तेमाल हमेशा होता है, आप स्टोरेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर पार्किंग बना सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए, कुछ अलग काम करने के लिए आप बेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जहां पर बेसमेंट के अंदर आप लोग जाएं, वहां पर पढ़ें लिखें या इस तरह की कोई काम करें, खास तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहा है, उसको फायर की एनओसी मिली हुई है, उसको एमसीडी से एनओसी मिली हुई है और उसमें साफ लिखा गया है कि कहीं पर भी जो बेसमेंट है उसका इस्तेमाल जो है वो किसी कमर्शियल उपयोग के लिए नहीं होगा। यानी कि कोचिंग सेंटर चल रहा है तो उसके जो स्टिल्ट, यानी कि जो पैदल जो है वहां पे आपकी पार्किंग हो सकती है। बेसमेंट है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए, और उसके ऊपर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर्स हैं वहां पर आप कोचिंग से जुड़े हुए, यानी कि क्लासेस आप ले सकते हैं, आपके जो टीचर्स है वो वहां पर बैठ सकते हैं और जो दूसरा जो स्टाफ है वो वहां पर बैठ सकता है। बाकायदा फायर ने इसकी इंस्पेक्शन की है, नॉर्थ एमसीडी, क्योंकि 2021 में जाकर के इसकी इंस्पेक्शन हुई थी, तो उस समय नॉर्थ एमसीडी थी, तो उसने बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन की हुई है और ये सर्टिफाइड किया गया है कि राव कोचिंग इंस्टीट्यूट एज पर नॉर्म्स, यानी कि जो कानून कायदे हैं उसके हिसाब से वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके ऊपर बकायदा चीफ फायर ऑफिसर, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है लागू करवाते हैं, उन्होंने बकायदा साइन करके इस दस्तावेज को जारी किया हुआ है। और उसके बाद किसी ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि वहां पर क्या चल रहा है। इससे पता चलता है कि किसी ने वहां पर जाकर के चेक भी नहीं किया है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। कल जो घटना हुई है, अब हम इस घटना के ऊपर आते हैं। कल जो घटना हुई है, बारिश हुई, एक हमें वो बारिश याद है जब दिल्ली के अंदर मानसून की पहली बारिश हुई थी। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में पानी भर गया था। बेसमेंट में जिन्होंने स्टोरेज की बना रखी है वो पूरा भरा पड़ा है, दिल्ली के अंदर सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। और एक कल के हालात हमने देखे, ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी भर गया था 3 से 4 फुट का। बच्चे जो वहां से निकले हैं उन्होंने बताया
कि सड़क के ऊपर जब पानी भर गया था तो राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो गेट है वहां पर प्लास्टिक लगा करके कोशिश की गई ताकि पानी को रोक दिया जाए। 15 से 20 बच्चे बेसमेंट के अंदर थे, वो किसी तरह से निकले। कुछ बच्चे लाइब्रेरी के अंदर घुस गए, जिसमें से 3 थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। और अब आप ये लाइब्रेरी बेसमेंट में थी। लाइब्रेरी बेसमेंट में है और उस पर भी कमाल देखिए आप कि बायोमेट्रिक लॉक है, यानी कि अगर पावर फेल्योर होता है, यानी कि किसी वजह से लाइट काटनी पड़ती है या कट जाती है, और अमूमन बारिश के मौके पर या पानी जब भर जाता है तब तो आपकी लाइट जाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं और सेफ्टी पर्पज से भी आप लाइट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जहां बायोमेट्रिक लॉक था, जो दरवाजा खुलना था, अब पानी भर गया, बायोमेट्रिक लॉक था, वो काम करना बंद कर चुका है, लाइट चली गई है, बंद हो गया है। बच्चे जो 3 थे अंदर, वो अंदर ही फंसे रह गए। मेरी जो पुलिस ऑफिसर से उनसे बात हुई, करीब 14 से 15 बच्चे थे जिनको निकाला गया, लेकिन ये 3 थे वहां पर फंसे रह गए। अब आप सोचिए, हाइट आप मान के चलिए, एक अगर व्यक्ति है, लड़की है, तो उसकी मैं मान के चलता हूं अमूमन हाइट कितनी होगी, 5 से लेकर के 4 फीट। लड़का है अगर 5, 10 होगी, 11 होगी, 6 फीट आप मान लीजिए, ठीक है। अब आप सोचिए बेसमेंट के अंदर कितना पानी घुसा हुआ होगा जिसमें ये तीनों डूब करके मरे। अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क के ऊपर 3 से 4 फीट है तो बेसमेंट में कितना पानी गया होगा। बच्चों को वहां पे तोड़ करके, लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ करके निकाला गया। तीनों जो है, क्योंकि पानी में डूबने से उनकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में कभी सुना है कि किसी घर के अंदर, किसी दफ्तर के अंदर डूबने से मौत हो जाए? अब तक तो हमने किसी भी देश के किसी भी हिस्से में सोच लीजिए, दिल्ली में बाढ़ भी आई थी पिछले साल, जब भी बाढ़ आई थी तब भी किसी को हमने नहीं देखा कि सड़कों में डूब के मरने से मौत हुई है। अमूमन नदी तालाबों में हम इस तरह घटनाओं को देखते हैं कि डूबने से मौत हो गई है। यह मान लेते हैं कि भी बिल्डिंग में आग लग गई, फायर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से किसी की डेथ होगी, फंसने की वजह से, धुएं से, या करंट लग के हो गया। कोचिंग सेंटर में आप, वो भी देश की राजधानी में, तो आप सोचिए कितनी बड़ी अव्यवस्था थी। और ऐसा सिर्फ ये पहला मामला है क्योंकि डूबने से हुई है, लेकिन अगर आप अव्यवस्था की बात करेंगे आप, तो मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और जो दूसरे हिस्से हैं, जो सैकड़ों की तादाद में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनके आप हालत जरा देखिए। मुखर्जी नगर में आग लग गई थी, बच्चों को किस तरह से निकाला था, कुछ बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई थी। कल परसों ही हमने एक तस्वीर देखी है कि कोचिंग सेंटर में एक बच्चा जा रहा था, गेट में ही करंट लगने से मौत हो गई उसकी, क्योंकि तारे जो है बाहर बिखरी पड़ी हुई है, उससे करंट फैल गया और लोहे के गेट पे फैला हुआ है। और अब डूबने से भी मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो जानकारी मिली है सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जो भ्रष्ट अधिकारी है वही इसके पीछे। हम भले ही कितना मर्जी दोष दे दें नेताओं को कि नेता ऐसे हैं, नेता वैसे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? अफसरों के ऊपर होती है। इस राव कोचिंग सेंटर को अगर किसी ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि वो वहां पर काम कर सकते हैं कागजों के हिसाब से, तो कैसे वहां पर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी? ऐसा तो है नहीं कि लाइब्रेरी जो है वहां पे रख दी है और आराम से वहां पे 4 किताबें रख दी और बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। स्टोरेज की जो खाली जगह होती है ना, कि वहां पे 4 किताबें सजा दी हैं, एक कुर्सी लगा दी है जी, स्टोरेज की जगह बेसमेंट है और वहां बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं था। वहां पे बकायदा कंस्ट्रक्शन की हुई थी, बकायदा लाइब्रेरी बनाई हुई है, जहां पे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे वहां जाकर के पढ़ते हैं। और बायोमेट्रिक लॉक का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने फीस दे रखी है उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ वही जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं और आप चले गए, चलिए हम जाकर के उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं कर सकते। जिसने फीस दी है उसका बायोमेट्रिक लिया गया है, उसका बायोमेट्रिक को वहां पे लोड किया गया, एक्सेस दिया गया है, तब जाकर के वो जा सकता है। और इस पर भी आप मजे की बात देखिए, एक बच्चा है जो कि वहीं पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किशोर सिंह कुशवाहा, उसने 26 जून को बकायदा इस बात की, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल होता है उसके ऊपर ये बकायदा लिखा है कि मैं चाहूंगा जितेंद्र आप बोलते रहें। इस ये जो चिट्ठी है, जो शिकायत है, इसको जरा फुल फ्रेम स्क्रीन पर कर देते हैं ताकि दर्शक देख लें जिसके बारे में जितेंद्र जी बोल रहे हैं। जी आप बोलिए। कि ये बच्चा जो कि वहां पे पढ़ रहा है, इसने वहां पे देखा कि किस तरह से बेसमेंट के अंदर ये लाइब्रेरी चल रही है। उसको इस बात का सेंस हुआ कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और उसने इसी सेंस का इस्तेमाल कर
26 आप ना सिर्फ शिकायत देखिए 26 जून को, बकायदा उसने फॉलोअप लेने की कोशिश भी की है। लेकिन अमूमन जैसा होता है कि आप इस तरह के पोर्टल पे आप कोई भी शिकायत देते हैं तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। उनको लगता है कि अच्छा ये तो शिकायत आई हुई है। खाना पूर्ति क्या होती है कि बकायदा उसको बताया जाता है कि भाई तुम्हारे नाम से शिकायत आई हुई है, इस तरह का लड़का कर रहा है, तो जरा देख लो एक बार, जब हम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो थोड़ा सा खाना पूर्ति कर देना। तो यानी कि एक तरह से मैं कहूं सीधे शब्दों में, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो जो ब्राइब का रेट होता है जो पहले दी गई थी कि भी हमने एनओसी दे दी है, अब शिकायत आई है तो उसके लिए थोड़ी सी और रिश्वत दे देना ताकि हम इसको इग्नोर कर दें। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि बकायदा उसने 18/7 को दोबारा से उसने इस बात के बारे में जाना है, 15/7 को 22/7 को, कि सर प्लीज बताइए कि जो मैंने जो कंप्लेंट की थी उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं किया गया, जैसा अमूमन होता है। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से अव्यवस्थाएं जो है उस पूरे इलाके में चल रही हैं, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई एजेंसी ऐसे नहीं है जो कि इसको लेकर के काम करने को तैयार हो। आप उस पूरे इलाके में चले जाइए, आप हजारों की तादाद में देखेंगे बच्चे देश भर से आ रहे हैं। ये जो 3 बच्चों की डेथ हुई है, मौत हुई है, उसमें से एक बच्ची अंबेडकर नगर की है, यूपी की। सोचिए उसके सपनों को, अधिकारी बनने के लिए वो पैसे खर्च करके बकायदा, जो छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है राव, जो 1953 से चल रहा है, 70 साल की लेगेसी बताता है और कहता है कि एक तिहाई ब्यूरोक्रेट्स जो है हमने देश को दे रखे, जो अलग अलग कैडर में है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आ रही है। उसके माँ बाप कौन है? डेयरी चलाते हैं दूध की। अब आप सोचिए, जो माँ बाप डेयरी चला रहे हैं लेकिन अपने बच्ची के सपनों को पूरा करने के लिए उसे दिल्ली जैसे शहर में भेज रहे हैं, और उसकी बच्ची की मौत हो गई। उसे खबर मिल रही है कि उसकी बच्ची की कहाँ मौत हो गई, कैसे मौत हो गई? जी, कोचिंग सेंटर में डूबने से मौत हो गई। कोई सोच सकता है इस बात को? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। मतलब मैंने जब रात को ये खबर सुनी संकेत, मतलब मैं हैरान हो गया, क्योंकि क्राइम जर्नलिस्ट हूं मैं, 20 साल से मैं अपराध के अलग अलग जो तरीके होते हैं उनको देख रहा हूँ, स्टडीज कर रहा हूँ, अलग अलग तरह की घटनाएं देखी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको आप मान के चलते हैं कि अरे यार हो सकती है, लेकिन अनबिलीवेबल टाइप की है, लेकिन फिर भी हो सकती है। लेकिन ये ऐसी घटना है कि आप उसे कैसे कहोगे कि ये कैसे हो गया? मान लीजिए मैं आज अपने फ्लैट में बैठा हूं, मेरा 11 मंजिल की सोसाइटी में 11 मंजिला जो है बिल्डिंग है, एक टावर है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हूं, और इससे पानी भर जाए और मैं अपने घर के अंदर ही डूब के मर जाऊं। आप ये सोच सकते हैं? क्या कोई सोच सकता है? भाई आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि वायरिंग है, धुआं हो गया, क्योंकि अमूमन जो आग लगने के जो इंसिडेंट होते हैं उसमें ज्यादातर मौतें जलने से नहीं होती है, स्मोक की वजह से होती है, क्योंकि जो स्मोक है वो इनहेल आप कर लेते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो समझ में आता है। कहीं पर कोई तार निकल गया, नंगा तार निकल गया, करंट लग गया, चलिए हो गया, आपको करंट लग गया, उसकी वजह से हो गया, ये हादसा हो गया, कहीं पे कुछ भी किसी भी तरीके से। लेकिन पानी भर गया आपके घर में, आप उसे डूब के मर गए। वो फिल्मों में दिखाया करते हैं ना कि कहीं पे पानी के अंदर कहीं अचानक से समुद्र तूफान आ गया और उसमें आप घर के अंदर ही पानी है और आप उसमें डूबते जा रहे हैं, कोई बचाने के लिए है ही नहीं। और उसमें भी आप टाइटैनिक शिप का जो पूरा था वाकया, जो फिल्म थी, उसमें भी आपने देखा, जो प्रकरण हुआ उसमें भी आपने देखा कि कैसे वॉल्ट्स में भर गया और कमरों में भर रहा था पानी। ये बिल्कुल वही चीज रिपीट हो रही है, बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में हो रही है। जितेन, अब तक आपने जो बताया है, हाँ, पानी का जहाज था। मैं आपको अब तक जितेन ने जो समझाया, जितेन जी बने रहिएगा, जरा फुल फ्रेम दर्शकों को सबसे पहले ये दिखाएं और सम अप करें कि अब तक जितेन ने हमको क्या बताया है। तो ये है एड्रेस इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 11B राउज IAS स्टडी सर्कल। आप ये समझिए कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन के एकदम नजदीक है। एड्रेस एक बार प्लीज दिखा दें। ये है 11B बड़ा बाजार, ओल्ड राजेंद्र नगर। एड्रेस पे आ सकते हैं प्लीज, एड्रेस पे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा आगे करके। 11B बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, ये है एड्रेस। और जितेन जैसे बता रहे हैं, आप ये देखिए कि ये फायर डिपार्टमेंट का पूरा सर्टिफिकेशन है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 9/7/2024 को, 9 जुलाई का, जिसमें यह बोला गया है कि बेसमेंट जो है वो स्टोरेज, स्टिल्ट पार्किंग ग्राउंड प्लस 3 अपर फ्लोर have been complied with the fire prevention and fire safety requirements.
फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट 9 जुलाई को कैसे दे दिया गया, ये जानते हुए कि वहां पर भाई रातों रात तो आया नहीं होगा, ये जो भी लाइब्रेरी बनी है रातों रात तो बनी नहीं होगी 9 जुलाई के बाद, तो ये सर्टिफिकेट कैसे दे दिया गया। इसके अलावा एनडीएमसी का एक सर्टिफिकेट है जो कि जितेंद्र हमको बता रहे हैं उसके बारे में, ये देखिए कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और इसमें एक रेड हाईलाइटेड पोर्शन आएगा अभी, और वहां पर वो जैसे ही आएगा हम उस पर पॉज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहता है। ये देखिए बेसमेंट, ये कहता है बेसमेंट स्टेयरकेस 2, लिफ्ट 2, लिफ्ट लॉबी 2, टॉयलेट 1 फॉर पार्किंग यूज एंड हाउस होल्ड स्टोरेज, कार लिफ्ट, स्टेयरकेस। प्लीज जरा वहां पर पॉज कर दें, मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा आगे पीछे नहीं करें, हाँ यहां पर रोक दीजिए। स्टिल्ट, स्टेयरकेस 3, लिफ्ट 2, लॉबी, टॉयलेट 1 फॉर पार्किंग यूज, कार लिफ्ट। यहां पर कहीं लाइब्रेरी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी लाइब्रेरी नहीं लिखा हुआ है। और अब आप देखिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है 9 जुलाई 2024 का, यानी कि 9 जुलाई को, और शिकायत कब की कुशवाहा जी ने, एक छात्र ने, वो ये सर्टिफिकेट अब आपके स्क्रीन पर है, जून में ये शिकायत हो गई कि वहां पर लाइब्रेरी चल रही है राव आईएएस में, जून की शिकायत, 26 जून की, और 9 जुलाई को एक सरकारी विभाग सर्टिफिकेट दे देता है कि नहीं हमने देख लिया कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। अब मैं आता हूं आगे संकेत। हाँ जितेंद्र जी, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट दिया गया। ये तो चलिए हमने दिखाया कि किस तरह से भ्रष्टाचार है। जो फायर सेफ्टी चीफ फायर ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि फायर जो रूल्स, जो फायर सेफ्टी रूल्स हैं, रूल नंबर 33, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी परमिशन दे दी। अब आप देखिए कि ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये जो पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रूल नंबर 33 है, ठीक है, ये रूल नंबर 33 है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि इंटरनल हाइड्रेंट्स एंड यार्ड हाइड्रेंट्स, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स लगे होने चाहिए, सारे सिस्टम, पंपिंग अरेंजमेंट्स वगैरह, ये सारे सिस्टम्स होने चाहिए आपके। ये अगर मान लीजिए बेसमेंट है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अगर बेसमेंट में पानी भरता है और कोई वैसे ही कोई वहां पे मौजूद है और उसको निकालना हो और आपको पानी भी निकालना हो, तो आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें साफ लिखा हुआ रूल नंबर 33, जिसके तहत परमिशन दी गई है। अब आप चलते हैं एफआईआर पे, ठीक है, मैं एफआईआर में स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप बोलते रहिएगा, मैं उसको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अब जब आप एफआईआर पे जाएंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अभिषेक गुप्ता ने भी, जो कि ऑनर है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा पेज है, मैं वो चाहूंगा जिसको हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। अभिषेक गुप्ता ने भी स्वीकार किया कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी तैयार कर दी गई है, स्टोरेज है, ठीक है, लेकिन पानी अगर भर जाएगा किसी भी तरीके से तो पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए कैसे रूल नंबर 33 को उन्होंने छोड़ा है। अच्छा, अब आप सोचिए कि इसके बाद आगे पूछा गया कि क्या बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए कोई आपके पास पेपर है, दस्तावेज हैं, परमिशन है? वो भी कोई परमिशन नहीं है इनके पास, यानी कि सीधे तौर पर अवैध तरीके से चल रही थी। ये तो चलिए हो गई ये वाली बात कि बेसमेंट के अंदर ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कल जब फायर ऑफिसर्स जब गए थे ना वहां पानी निकालने के लिए, संकेत क्या हुआ था? जब पानी निकालने के लिए गए थे, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, तो फायर ऑफिसर्स वहां पहुंच गए, वहां पे पानी को पंप आउट करने की कोशिश कर रहे थे, निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, पानी बाहर निकाल रहे थे, लेकिन पानी जाएगा कहाँ? पानी फिर वापस अंदर जा रहा था। करेक्ट, माय गुडनेस। हाँ, मतलब आप पंप करके कहाँ करोगे? वो जहां से आया है वहीं फेंक दोगे। तो इससे पता लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एमसीडी के ऊपर मैं जो कहना चाहता हूं मैं, कि एमसीडी बार बार कहती है कि हमने ठीक कर दिया है, हमने जो सीवरेज है उसको ठीक कर दिया है। कल वो कह रहे हैं कि भी सीवरेज में अचानक से मतलब कि इस तरह से फ्लो बढ़ गया और सीवरेज जो है ब्लास्ट हो गया, जो भी उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, कि भी वो ओवरलोड नहीं ले पाया। देश भर में, या चलिए मैं कहता हूं दुनिया भर में, मैं कहता हूं एक ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, ठीक है। अगर इसको मैं छोटा एग्जांपल दे करके बताऊं लोगों के लिए, तो भाई ड्रेनेज के सिस्टम को नहीं समझ पाते होंगे लोग, तो अगर मैं कहूं कि घर का जो वॉश बेसिन होता है,
आप उसमें एक जग से पानी डालेंगे तो पानी आराम से जाता रहेगा। 2 जग भर के एक साथ डालेंगे तो थोड़ा सा इकट्ठा होगा लेकिन चले जाएगा। आप उसमें 1 बाल्टी भर के एक साथ डालेंगे तो पानी बाहर भी आएगा, समय भी लगेगा निकलने में, लेकिन निकलेगा। वो क्यों निकलेगा? क्योंकि जो ड्रेनेज है वो भले ही छोटा हो लेकिन उससे फ्लो जो है क्लियर है, जो उसका पाथ है, रास्ता है, वो क्लियर है। ठीक है, तो पानी निकलेगा। आपका अचानक से ज्यादा आ जाए, भाई बारिश है, तेज आ गई, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर आपका ड्रेनेज में कहता हूं छोटा भी है लेकिन पाथ अगर उसका क्लियर होगा, रास्ता क्लियर होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी, तो पानी निकल के तो जाएगा ही जाएगा ना। सही लेकिन बात अगर उसके अंदर गंद ही भरा होगा, आप उसको क्लियर ही नहीं करेंगे, तो पानी ब्लॉक ही तो होगा। पानी कहां जाएगा? वापस मारेगा, बैक मारेगा, सड़कों भरा रहेगा, वो घंटों घंटों नहीं निकलेगा। तो जिस पानी को ड्रेनेज से निकलने की जो समय होना चाहिए, वो मान लीजिए मैं कहता हूं कि तुरंत ना निकले, तेज बारिश हो गई है, आधे घंटे में खाली हो जाएगी रोड, ठीक है, आधे का चलिए थोड़ा सा और ब्लॉकेज है तो 1 घंटा लग जाएगा। आपको पता है कि कितनी कितनी देर तक दिल्ली में पानी भरा रहता है सड़कों पे, क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि नालियां जाम है। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? एमसीडी के पास ही है ना। बिल्कुल, एमसीडी के क्षेत्र पे अधिकारी है डिपेंड ना। करता है। जो एनडीएमसी का इलाका है वहां पर एनडीएमसी, जो एमसीडी का इलाका है वहां एमसीडी। ये एमसीडी का मतलब इलाका ये है। जितेंद्र जी आप जो बता रहे हैं वो सीधे सीधे एक बहुत तगड़े सिस्टेमिक रॉट की तरफ इशारा करता है, जहां पर भ्रष्टाचार हर लेवल पर। दो चीजें राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से वो बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई और झूठ बोल करके फर्जीवाड़े से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल किए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये झूठ नहीं बोला गया इसमें, इसे झूठ नहीं बोला गया संकेत, मैं कहना चाहूंगा झूठ नहीं बोला गया। इसमें कहा गया कि पैसे लेकर के, यानी भ्रष्टाचार का किस तरह से खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, झूठ तो क्योंकि आपने इंस्पेक्शन किया ही नहीं। आप अगर, मैं कहता हूं कि मैं और आप सड़क पे अगर चलेंगे, ओल्ड राजेंद्र नगर से करोल बाग की तरफ आप चलेंगे तो आपको वहां पे सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे, पीजी दिख जाएंगे, और आप खुद ही देख के कहेंगे यार ये कैसे चल रहे हैं। कि ये तो सारे नॉर्म्स जो हैं आपके गलत हैं। नहीं, नॉर्म्स की भी याद तभी आती है जब इस तरीके का हादसा हो जाता है। अब मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात, जितेंद्र जी, स्क्रीन पर बहुत क्लियरली डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विसेज का साइन है। 9 जुलाई 2024 को वो साइन कर रहे हैं। इनका नाम जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर, अतुल गर्ग इनका नाम है, डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विसेज। ये सीधे तौर पर दिल्ली सरकार इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनका साइन है, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई। अब आते हैं अगले, मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात बता रहा हूं। राव आईएएस के जो ओनर्स हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी तो अकाउंटेबिलिटी, ये है सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको म्युनिसिपैलिटी देती है। मेरे ख्याल से इसमें भी नीचे साइन होगा, और जिसका भी साइन होगा, ये डाउनलोडेड है पेपर है। हाँ, इसमें जो इंजीनियर्स हैं जो कि इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे कि आपके जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके अप टू मार्क्स हैं कि नहीं है। आपने जो बेसमेंट बनाया है, ठीक है, इनकी तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाती है वो ये दी जाती है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कंप्लीशन है, वो एज पर जो मैपिंग है, जो नक्शा पास कराया गया उसके हिसाब से है कि नहीं है। उसके हिसाब से इन्होंने कर दिया कि बेसमेंट है जी, बेसमेंट हम स्टोरेज के लिए करेंगे, इसके ऊपर जो एरिया है हम पार्किंग के लिए रखेंगे, इसके ऊपर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है उसको हम जी अलग अलग कमर्शियल यूज के लिए करेंगे। जस्टिफाइड है, बिल्कुल आपने बताया। लेकिन क्या वहां पर इन्हीं सब नियमों का पालन हो रहा है? एमसीडी की मैं बात बता दूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति, ये जानी पहचानी है और हर दूसरे समय में आपको सुनाई देती भी रही होगी कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो एमसीडी के अधिकारी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। भाई साहब क्या बना रहे हो, परमिशन लिया आपने? और हर छत डालने का एक कमीशन है। थाने का सिपाही होता है, भाई साहब ये जो आप घर के सामने जो कंस्ट्रक्शन का सामान रखा है आपने परमिशन कहां से ली? आ जाओ, मैं उठा ले जाऊंगा थाने में, जो कि उसका जुरिडिक्शन भी नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं जिसके अंडर आता है, जो सिविक एजेंसीज हैं, कि उसको इन्फॉर्म करना ताकि वो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन होता है भाई साहब आपने बनाया, परमिशन ली गया, जरा आ जाओ मिल लो जरा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
मैं एक चैनल में 20 साल तक काम किया है, मैंने ब्यूरो का हेड किया है अच्छे लेवल पे, और मेरे पास जो मेरे दफ्तर में ही काम करने वाले या जान पहचान के जो लोग होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, हर कोई ऐसा तो नहीं होता भाई, हर तरह का स्टाफ होता है। तो सर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एमसीडी वाले तंग कर रहे हैं सर, मैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, थाने से उधर आ रहे हैं सर। तो इतने बिल्कुल। साल हम देखते हैं ना, हम करते हैं ना, हमें पता है ना चीजें व्यवस्था कि आप किस तरह से कर रहे हैं आप। तो आप सोचिए, आप ये मान के चलेंगे, देखिए क्राइम में क्या होता है कि प्रिवेंशन क्यों होता है? प्रिवेंशन इसलिए होता है किसी भी चीज के लिए कि हादसा ना हो। आप उसके लिए सारे चेक्स आप लेकर के चलते हैं। आपने बेसमेंट में अगर कोई इस तरह की चीजों को परमिशन नहीं दी है कागजी तौर पर, तो उसकी वजह सिर्फ यही है ना कि कल को कोई अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कैजुअलिटी हो सकती है। सही बात है। ठीक है ना। अब मैं आ सकता हूं कानूनी भाषा में, हालांकि अब तो कानून क्योंकि पूरा बदल चुका है, अब तो आप अगर जाते हैं, आप को पता है कि आप बेसमेंट या लाइब्रेरी बना लिया, सारे सेटल्ड नियम जो है उनको सबको दरकिनार करके मैंने बना लिए, यहाँ बच्चे हैं, अरे कहाँ बारिश आएगी यार, अरे बारिश आएगी तो पानी निकल जाएगा यार, अरे बच्चे निकल जाएंगे यार, ठीक है, यही सोचोगे ना आप। हाँ सही बात, जिसने कैजुअल एटीट्यूड। जिसने परमिशन दी, अरे यार कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, हम परमिशन दे रहे हैं, ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने बायोमेट्रिक लॉक भी लगा दिया, आपने कोई पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं की। चले मैं कहता हूं ड्रेनेज की व्यवस्था कर भी लेते, निकालते कहां पे? ड्रेनेज तो आपके सारे ब्लॉक हैं। सही बात है, वो घूम के वापस वहीं आएगा। कहां निकालते हैं आप? ये देखिए ना, इस सड़क पर ये बहुत क्लियरली ये वही सड़क है। आप देखिए कितना गहरा पानी है, आप सोचिए, ये दिन की तस्वीर है। अब आप सोचिए रात में क्या हाल होगा। कब निकाल रहे थे? रात में। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि दर्शक सिर्फ ये सोच लें, जब सड़क पे ये पानी है, बेसमेंट में पानी होगा, एक आदमी की, व्यक्ति की हाइट अमूमन कितनी होगी? मैं कहता हूं ज्यादा ज्यादा 6 फीट 2 इंच भी लगा लो आप। तो सोचे कितना पानी होगा उसके वहां पर। अगर सड़क पर इतना पानी है तो बेसमेंट में कितना पानी होगा? जाहिर सी बात है, सड़क के लेवल से नीचे ही होता है बेसमेंट। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना पानी तो वो होगा। पानी में डूब के मरा है, पानी में डूब के मरा, तो यानी कि उसके पास इतनी भी जगह नहीं थी कि वो कुछ स्टूल कुर्सी जो लाइब्रेरी के अंदर होता है उस पर लग करके थोड़ा सा खड़ा हो ले कि चलिए मैं खड़ा हूं तो एटलीस्ट मैंने अपने आप को इतना बचा लिया कि पानी 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 जो है भाई यहां तक आ गया मैं। ये तस्वीर देखिए ना, इसको यहां पर रोक देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वही बेसमेंट की तस्वीर है। अब आप देखिए कैसे किताबें तैर रही हैं, फर्नीचर तैर रहा है, और मतलब पूरा का पूरा आदमी, आप खड़े भी हो जाएंगे तो वहां पर आप पूरे अंदर चले जाएंगे पानी में। इसी वजह से मैं जितेंद्र अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था। अतुल गर्ग और ये जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ये जिन लोगों ने दिए हैं, और इसके अलावा तीसरी और आखिरी बात, ये वो सर्टिफिकेट है, माफ कीजिएगा सर्टिफिकेट नहीं, फुल फ्रेम जाते हैं इस पर, ये वो कंप्लेंट है जिसमें बहुत क्लियरली यहां रोकते हैं। इस कंप्लेंट में कौन सा ऑफिसर था जिसको कमेंट करने थे, उनका नाम लिखा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता कुमार महेंद्र, BKBZ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट KBZ, आनंद पर्वत करोल बाग, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन आदमी जिम्मेदार। कार्रवाई होगी, यही सवाल है सबसे बड़ा। या फिर एक इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक हुई है और इतने सारे प्रशासन के लोग हैं, तो शायद वो लोग जो अपने आंखों में सपने लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यही प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे थे, उनकी आपको हत्या के बाद भी यह जरूरत महसूस होगी कि आप इसमें ग्रैंड इंडियन कवर अप करें। यही सारा प्रशासन जो है इसको कवर अप करे, इतना ऑब्वियसली नाम सामने होने के बावजूद। यह सबसे बड़ा सवाल है आज। और जितेंद्र शर्मा ने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ साझा किए हैं, जितेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जो कि अगर सही में कोई कार्रवाई ईमानदारी से करना चाहता है तो आज की डेट में आपको साफ साफ मालूम है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन कार्रवाई करे? ये तो टर्निंग पॉइंट है कि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे सबसे बड़े अफसर बनने की ख्वाहिश लेकर के आते हैं,
आईएएस, आईपीएस, आईएफएससी बनने की ख्वाहिश लेकर के आते हैं, वो यहीं से बन के निकलते हैं, ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बनकर के निकलते हैं। और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई है, वो ये दावा करता है कि 1/3 ब्यूरोक्रेट्स मैंने दिए हुए हैं देश में, जो इस समय है। तो वही कुछ सोच लें कि हम भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी वही बात, इस चीज को, सबसे बड़ी बात यही है जो जितेंद्र कह रहे हैं। अब दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं हम, आप तय कीजिए कि आपको क्या मत बनाना है। आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, आपको सच्चाई बताने का एक प्रयास है। जितेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सालों की जो तपस्या और मेहनत है वो दिखती है, जिस तरीके से आपने दस्तावेज खंगाले वो दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये दस्तावेज हम लोगों के साथ साझा करने के लिए और दर्शकों को जागरूक बनाने के लिए कि यदि प्रशासन चाहे, यदि सरकार चाहे, तो आपको ये जो प्रकरण हुआ और जो बच्चे डूब के मरे बेसमेंट में, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कहां कहां जिम्मेदार है, ये सारे दस्तावेज आपके सामने रखे हुए। कार्रवाई करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। जितेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद संकेत, इतने अच्छे और इतने जरूरत वाले टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू।